नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। सबसे पहले खबर बताएंगे राजधानी दिल्ली की, जहां के गीता कॉलोनी में यश नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी के केवल टच हो जाने से ही 19 साल के यश की रेहान और अमान नाम के 2 युवकों ने हत्या कर दी। पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। बदमाशों ने यश की पीठ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। ये पूरा मामला कल रात का है, जब यश अपने भाई के साथ स्कूटी से किसी काम से जा रहा था और तभी उसकी स्कूटी एक गाड़ी से टच हो गई और इतने में गाड़ी से कुछ लड़के बाहर निकले और यश के साथ बहसबाजी होने लगी। इलाके में तनाव को देखते हुए यश के घर के आसपास दिल्ली पुलिस के साथ ही आरएएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक 20 साल के युवक की हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। हम आपको तस्वीरें यश के घर के बाहर की गली से दिखा रहे हैं, जहां पे इस समय भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस यहां पे मौजूद है, अधिकारी दिल्ली पुलिस के मौजूद है, आरएएफ के जवान यहां पे तैनात किए गए हैं, पीएसी की गाड़ी लगाई गई है, बाकायदा एसएचओ मौके का जायजा ले रहे हैं, स्थानीय विधायक आए हैं, क्योंकि मामला ये 2 समुदाय के बीच का है जिन पे आरोप है। वो मुस्लिम समुदाय से आए हैं। यश का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो लोग हैं ये पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और जिस पे हमला किया गया और जिसने हमला किया, दोनों के घर 500 मीटर के बीच में है। ऐसे में स्थिति शांतिपूर्ण बने रहे, इसलिए भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को इस समय अपनी हिरासत में लिया है और अब आगे की कार्यवाही की जा रही है, आगे की जांच की जा रही है और सभी जो बैकग्राउंड है इन क्रिमिनल्स का, क्या इस हत्या के पीछे का मोटिव है, वो खंगाला जा रहा है। यश के साथ स्कूटी पर उसका भाई भी सवार था, लेकिन हमलावरों ने केवल यश को टारगेट किया। यश के भाई का कहना है कि हमलावरों ने पहले तो गन दिखाया और जब उन्होंने गन छीनने की कोशिश की तो चाकू से पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए गए। राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी में रोड रेज के चलते एक 20 साल के लड़के को चाकू मारा जाता है। बीच सड़क में बीच बाजार उसकी हत्या कर दी जाती है। यश कल अपने भाई के साथ अपने घर से तो निकला था, लेकिन बीच सड़क में उसके साथ इस तरीके की घटना हुई। कल क्या हुआ था, आपका क्या नाम है और कल का पूरा अगर आप हमें बता सकें। मेरा नाम अमन शर्मा है। कल यश मेरे पास आया था, मेरे को घर ले जाने के लिए। हम कुछ खाने जा रहे थे बाहर। जैसे हम अम्बेडकर पास शिव मंदिर के पास से निकले, वहाँ शीशा लगा, साइड मिरर लगा, 2 लड़के आ रहे थे, उन्होंने गाली दी। हमने रुक के पूछा कि क्या दिक्कत है। उन्होंने निकाली गन और टान दी यश के ऊपर। तो हमने उससे गन छीनने की कोशिश करी, छीना झपटी करी, हम गिरे भी। जो दूसरा लड़का था वो छूट के भागा। वो भाग के वहाँ से 3-4 लड़के लेके आया जिनके हाथ में चाकू थे और जो हमने पकड़ रखा था उसके हाथ में गन थी। हम दोनों को सबको छोड़ के भागने लग गए और भागते भागते यश के चाकू मारा उन्होंने। यश गिरा, वो फिर भी भागा। वो फिर 50 मीटर के बाद बिल्कुल गिर गया। फिर मैं उसे उठाया पब्लिक की मदद से, ऑटो ले जाके फिर हॉस्पिटल ग्रोवर लेके गया मैं उसे। फिर वहाँ वो नहीं बच पाया। फिर वहाँ से बहन ने कंप्लेंट वगैरह करी, वहाँ पुलिस आई। कितने बजे की घटना थी ये 8 बजे की घटना है। 8 बजे तो सड़क पे ये जो इलाका है वहाँ पे काफी चहल पहल होती है, बाजार खुला होता है, लोगों ने जब उस लड़के ने गन निकाली थी सबने अपने शटर डाउन कर लिए थे, कोई किसी को नहीं देख पाया। पुलिस इस पूरे मामले को रोड रेज का मामला बता रही है, लेकिन मृतक यश की मां इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। यश की मां का कहना है कि उसकी मुस्लिम लड़की के साथ दोस्ती थी और इसी वजह से उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। यश की मां ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है। आपको क्या कारण लग रहा है, क्योंकि आपने बताया कि सुबह धमकी दी गई थी, किसने धमकी दी थी? धमकी वो लड़की के चक्कर में उसको दी जा रही थी, क्योंकि मुझे उसका लड़की का नाम गुल्लो है, ये बात उसके सारे परिवार को पता थी और उसकी माँ, उसकी बहनों ने स्पेशल फैक्ट्री में आके हमारे घर पर आकर उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे लड़के को मरवा दूंगी। क्योंकि बात है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। ईद पर मेरे लड़के ने, मेरा यश ईद पर उस लड़की को किसी और लड़के के साथ देख लिया था, जिससे वो चिढ़ने लग गई थी कि उसने मुझे देख लिया, क्योंकि उसके पूरे खानदान ने मेरे हस्बैंड से भी पैसे ले रखे हैं, हर चीज़ से। उनकी लड़कियां भी मेरे हस्बैंड से पैसे लेती हैं, तो वो सिर्फ इस चीज़ का
चोचलेबाजी कर रहे थे कि हाँ भाई पैसे लेने और नाम कर रहे थे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसे करते। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। स्थानीय विधायक यश के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। ने जो बताया, जो उनके भाई ने बताया कि स्कूटी से हल्की टक्कर हुई, लेकिन जो लोग थे वो इतना गर्मा गए कि उन्होंने बंदूक दिखा दी, चाकू दिखा दिया। दिल्ली में कानून व्यवस्था पे ये कड़े सवाल उठा रहे हैं। इस इलाके में इस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। देखिए, ये पहली बात तो ये रोड रेज की घटना नहीं है। ये अपराधी, ये हार्डकोर अपराधी हैं जिन्होंने यश को मारा है। ये ऐसे अपराधी नहीं है, इसके इनके पुराने भी इतिहास है, पहले भी ये जेल गए हैं। उनमें एक नाबालिग है, फिर वो शायद छूट गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपके चैनल पर मैं बताना चाहता हूं कि इन अपराधियों को पकड़ लिया गया है, तीनों अपराधियों को। और ये कल शाम की घटना है, रात में इनको पकड़ लिया गया है। हमने पुलिस अधिकारियों से ये भी कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइज गैंग है, पिछले 1-2 महीने में 2-3 मर्डर यहाँ हुए हैं। उस ऑर्गेनाइज गैंग के पीछे उनके सरगना कौन है, उनके खैर ख्वाह कौन है, उनको पकड़ा जाए। इस वक्त मेरी सहयोगी अनामिका गौड़ गीता कॉलोनी से लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, ये मामला प्रेम प्रसंग का है, ये मामला पैसों के लेन देन का है, या फिर ये मामला रोड रेज का है? मीनाक्षी, जब कल ये हत्या हुई, पुलिस को जब पहली पीसीआर कॉल गई तो सूचना ये दी गई थी कि स्कूटी से टक्कर हुई है, और उसके बाद लोग गरमाए और चाकू लेके जो यश है उसके पीछे भागे। जहाँ पे हम मौजूद हैं ये वही जगह है जहाँ पे इस तरीके कल यहाँ पे ये पूरी घटना हुई थी, और इसी तरीके की चहल पहल कल भी थी। लेकिन जब यश के भाई का बयान सामने आया तो उसने बताया कि वो भी स्कूटी पे था, लेकिन उसे किसी ने न मारा, न उस पर चाकू दिखाया, ना उस पे बंदूक तानी। केवल यश के पीछे वो लोग भागे, और जो लोग थे जिनसे टक्कर हुई थी वो यश को पहले से जानते थे। उन अपराधियों का घर भी यहाँ से 500 मीटर दूर ही मौजूद है, और यश का घर भी इसी गली में है। तो ये लोग आपस में सब एक दूसरे को जानते थे। फिर परिवार ने ये बताया कि जो अपराधी जिनको पुलिस बता रही है, पुलिस जिनकी तस्वीर दिखा रही है, यश का परिवार भी उन्हें पहले से जानता है। परिवार ने ये आरोप लगाया कि ये रोड रेज का मामला नहीं है, पुरानी जो है वो लड़ाई चलती आ रही है। प्रेम प्रसंग के चलते ये लड़ाई शुरू हुई थी, और 1.5 साल से ये पूरा मामला यहाँ पे चल रहा है। अब स्थानीय विधायक ने कहा कि ये रोड रेज का मामला नहीं है, आपराधिक गतिविधि यहाँ पे होती रही है। जिन लोगों पे आरोप है उन्होंने उन पे पहले भी क्रिमिनल चार्जेस रहे। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बनाए रखें। आगे इससे जुड़ी हुई और जो भी जानकारी आती है हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब खबर दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की, जहां पर बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद, मेरठ, उन्नाव, बदायूं और वाराणसी में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। गाजियाबाद में एटीएम लूटने वाले के पैर में पुलिस की गोली लगी है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस के जवाबी एक्शन में लूट का आरोपी घायल हो गया। मेरठ में भी डकैती और गौकशी का आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। उन्नाव में महिला से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाला अरेस्ट हुआ है। यहां भी पुलिस को खुद के बचाव में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें बदमाश घायल हो गया। बदायूं में भी वांटेड बदमाश को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा वाराणसी में भी चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया है। खबर बदायूं की पहले आपको बता दें डिटेल में, पुलिस को जहां बड़ी कामयाबी मिली, गैंगस्टर एक्ट में वांटेड बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश कादिर को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। बदमाश पर चोरी, लूट, गैंगस्टर, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इधर गाजियाबाद में भी पुलिस को बड़ी कार्रवाई मिली और बड़ी कामयाबी भी मिली। विजयनगर थाना पुलिस ने चोरी और एटीएम लूटने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है।
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में के ब्लॉक सेक्टर 12 में 2 व्यक्तियों द्वारा एक्सिस बैंक के एक एटीएम को काटकर लूटने का प्रयास किया गया, किंतु वहां पर जब उस एटीएम का अलार्म बज गया तो ये व्यक्ति वहां मौके से फरार हो गए। वहां के सीसीटीवी फुटेज में इन व्यक्तियों का हुलिया और आधा ढका हुआ चेहरा आ गया था। इसके पश्चात तत्काल ही जो विजयनगर की टीम थी वो सक्रिय हुई और इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें निकाली गई। रात्रि में 2 व्यक्ति एक स्प्लेंडर बाइक पर आते हुए दिखाई दिए और इन्होंने बीच में एक भारी बोरे का भरा हुआ सामान रखा हुआ था। संदिग्ध प्रतीत होने पर जो माधवपुरा कट पर टीम थी उसने इनको तत्काल ही रुकने के लिए कहा। रुकने के स्थान पर इन्होंने अपनी बाइक को ये जो आर्मी ग्राउंड का क्षेत्र है यहाँ पर भगाया। तत्काल ही जो माधवपुरा की टीम थी और जो कश्मीरी मंदिर पर टीम एक्टिव थी, दोनों टीमें इन्होंने इनका पीछा किया। पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग की गई तो इन्होंने अपने आप को दोनों ओर से घिरा पाने पर पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने अपना बचाव किया तो इन्होंने पुनः पुलिस के दल पर फायर करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात पुलिस को भी अपने बचाव में रक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें से इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है व दूसरे व्यक्ति को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया है। गाजियाबाद के अलावा उन्नाव में भी पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह को अरेस्ट किया है। सोहरा मऊ में हुई मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी नवाबगंज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर महिला से धोखाधड़ी कर ठगी करने का आरोप लगा है। आज रात्रि समय करीब 12:30 बजे एसओजी सर्विलांस व थाना सोहरा मऊ की पुलिस द्वारा मोहारी पूर्वा मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार सवार युवक द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा 3 अन्य अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा घेर कर मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों घायलों को सीएचसी नवाबगंज में भर्ती कराया गया है। मौके से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा व खोखा कारतूस, 315 बोर व 1 सेंट्रो कार व टप्पेबाजी के 16,600 रुपये बरामद हुए। मुठभेड़ में घायलों की पहचान विजय पुत्र रामराज निवासी छत्तेपुर थाना सरैनी जनपद आजमगढ़ व लालमन पुत्र अक्षय लाल निवासी फदगुदिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। वाराणसी में भी पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। लालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और लूट के आरोपी के बीच एनकाउंटर हुआ। बाइक पर आ रहे बदमाश को पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश के सीधे पांव में जाकर लगी। अब ये लंगड़ा बदमाश हवालात की हवा खाएगा। थाना लालपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश लोग हैं जो हम लोगों ने चेकिंग के आदेश दिए थे। उसी के दौरान ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे रिंग रोड पे। जब इनको रोकने का प्रयास किया गया, काफी थानों को हम लोगों ने लगाया, इसमें कैंट और लालपुर पांडेपुर जो थाना प्रभारी वो लोग। इसी दौरान जब इनको रोकने की कोशिश करी गई तो बाइक से इसमें एक व्यक्ति था, उसने पुलिस की पार्टी पे फायर किया और उसी हम लोगों ने उसको जो रिटेलिएट किया और उसमें जवाबी फायर किया। उसके पैर में गोली लगी। उसका एक साथी है जो उसको हम लोगों ने मौके से पकड़ लिया। जिसके पैर में गोली लगी अभी उसका नाम अजीत है और उसको हम लोगों ने अस्पताल भेज दिया। दूसरा जो अभियुक्त है उसका नाम काजू करके है और जब इन लोगों से हम लोगों ने इनिशियल पूछताछ करी, उन्होंने बताया है कि ये लोग आसपास के क्षेत्रों में लूट की, चेन स्नैचिंग की घटना को करते थे। मेरठ में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। लिसाड़ी गेट पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गौकश इफ्लू उर्फ इस्लामुद्दीन को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया है। बदमाश पर कई थानों में लगभग 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा 4 खंबे से मदीना कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब इसे रोकने का प्रयास किया तो तेजी से गाड़ी लेकर भागा। पुलिस टीम द्वारा जब इसका पीछा किया गया तो आगे कुछ दूर चलकर ये फिसल गया। इसके पश्चात एक पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है, जिसमें इसके दाहिने टांग पर गोली लगी है।
पूछताछ करने पर जानकारी हुई तो इसका नाम इसलू उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र जबरदीन है, जो थाना भावनपुर अंतर्गत जई का रहने वाला है। इस पर लगभग 3 दर्जन गोवध, डकैती आदि के अभियोग पंजीकृत हैं। यह थाना भावनपुर का हिस्ट्री शीटर भी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट भी मौके पर मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, एक के बाद एक जिस तरीके से पुलिस को कामयाबी मिली है, ये ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो अपराधियों पर लगाम कसने में लग रहा है कामयाब साबित हो रहा है। मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर सबसे ज्यादा कोई संवेदनशील मुद्दा है तो वो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रात अगर लखनऊ में रहते हैं तो वो शीर्ष अधिकारियों के साथ 9 से 10 यानी कि 1 घंटा पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा करते हैं। और 3 दिनों पहले ही त्योहारों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो समीक्षा बैठक की थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी पूरे उत्तर प्रदेश के सीनियर अधिकारियों से, उसमें भी निर्देश बिल्कुल स्पष्ट दिए गए थे कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अपराध और अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरीके की मुरव्वत करने की जरूरत नहीं है और उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस में कार्रवाई होना चाहिए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। और चाहे बात वाराणसी की कर लिया जाए या गाजियाबाद की हो, बदायूं की हो, उन्नाव की हो या फिर मुजफ्फरनगर की हो, अपराध अगर कहीं भी हो रहा है, अपराधी कहीं भी आपराधिक वारदात को या तो अंजाम दे रहा है या तो अंजाम देने की फिराक में है, पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को 0 डाउन कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अपराध करोगे तो उत्तर प्रदेश में एक ही सजा है, वो है 0 टॉलरेंस। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सबसे फेवरेट टॉपिक पर, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पर लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हैं और ग्राउंड जीरो पर उसका साफ तौर पर आदर्श असर जो है वो नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश से आपको लिए चलते हैं कोलकाता गैंग रेप की बात होगी। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट गैंग रेप मामले में जांच तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस की फॉरेंसिक टीम साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची। वारदात रूम से सबूत भी जमा किए गए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी लॉ कॉलेज पहुंचकर क्राइम सीन को देख रही है। गार्ड रूम की बारीकी से छानबीन की जा रही है, क्योंकि इसी गार्ड रूम में ही छात्रा के साथ तीनों दरिंदों ने हैवानियत की थी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले पर संज्ञान लिया है और बंगाल के डीजीपी से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इधर इस मामले पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप के मामले में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से एक का नाम मनोजीत मिश्रा है। वो मुख्य आरोपी है और टीएमसी से जुड़ा हुआ है। मनोजीत मिश्रा के अलावा 19 साल के जैब अहमद, 20 साल के प्रमीत मुखर्जी ये भी गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन ममता सरकार मनोजीत मिश्रा को लेकर घिर गई है। मनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद से जुड़ा रहा है। टीएमसी के बड़े नेताओं का करीबी भी रहा है। इसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। कोलकाता में कॉलेज कैंपस में गैंगरेप की वारदात के विरोध में बंगाल में गुस्सा फूटा। बेटी के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लॉ स्टूडेंट्स के साथ हुए गैंगरेप मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई है। साथ ही पीड़िता के शरीर पर दांत काटने और नाखून से नोचने के निशान तक हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद अब लॉ कॉलेज कैंपस में छात्रा के साथ दरिंदगी को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। लेफ्ट से लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी ने आरोपियों के टीएमसी से रिश्ते पर सवाल उठाए। इधर ममता सरकार विपक्ष के आरोपों को गलत बता रही है। और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना, क्योंकि आरजीकर की घटना घटी। सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर, जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। ये पार्टी सत्ता में है लेकिन हम लोग छिपे नहीं है। ये 12 घंटा कंप्लेंट जब आई, कोलकाता पुलिस ने
तीनों को पकड़ लिया है। दूसरी बात, आज हमारे छात्र परिषद के सभापति भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ खुलासा किया है कि 2022 वाली भी जो कमेटी थी उसमें ये शख्स लोग कोई भी नहीं थे। राजनीतिक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बोली या सीपीएम, एसएफआई, ये लोग सब जो है एक राजनीतिक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। उनको कोई हमदर्दी नहीं है पीड़िता के संग। और आप मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को बोल रहे कि जाओ बलात्कार करो। ये कहाँ, ये क्या, किस तरीके वाहियात इल्जाम है। आरजी कौर को सामने रखते हुए जहां जहां सुरक्षा में खामियत थी, उन सुरक्षा के खामियत को पूरा करने के लिए इस राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने कदम उठाया। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, इस मामले में पहले तो ये बताएं कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। देखिए, पुलिस की तरफ से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उनको कोर्ट में प्रोडक्शन भी किया गया था और 4 दिन का रिमांड भी पुलिस को मिल चुकी है। यानी कि 1 जुलाई तक पुलिस के कस्टडी में, यानी कि कस्बा थाने में ही उनसे पूछताछ किया जाएगा कि ये पूरी मामला आखिर है क्या, क्यों ऐसा कदम उठाया उन्होंने। तो ये सारी बातें, ये सारी जांच किया जाएगा पुलिस के द्वारा। और जैसे कि देखा गया है कि 3 आरोपी इसमें शामिल है। सबसे पहले तो मनोजीत मिश्रा, जो कि इसी कॉलेज के, यानी कि साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के 4 साल पहले वो पास आउट हो चुके हैं, लेकिन वो फिलहाल कई महीनों से इसी कॉलेज में वो टेम्पररी बेसिस में क्लरिकल जॉब भी करते थे। तो इसके पीछे भी जो, जैसे कि कल वाइस प्रिंसिपल ने भी बताया कि गवर्निंग बॉडी के इजाजत से उनको ये नौकरी मिली है। तो ये नौकरी वो फिलहाल पिछले 2-3 महीने से कर रहे थे। तो ये मनोजीत मिश्रा जो है, इनसे पूछताछ लगातार पुलिस करेगी। इसके साथ साथ और 2 अन्य आरोपी जो है, यानी कि इसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, यानी कि जैब अहमद और इसके साथ साथ प्रमित मुखोपाध्याय, इन दोनों को भी आमने सामने बिठाकर देखिए, बंगाल पुलिस ओंकार भले ही ये कहे कि ये विपक्ष, बंगाल सरकार भले ही ये कहे कि ये विपक्ष की साजिश है इस तरीके के मामलों को सरकार से जोड़ देने की या टीएमसी से जोड़ देने की, लेकिन एक सीरीज ऐसी दिख रही है ना कि जो भी आरोपी सामने आ रहे हैं, जो भी कल्प्रिट सामने आ रहे हैं, उनका कनेक्शन कुछ ना कुछ टीएमसी से जरूर दिखाई दे रहा है। अब खबर मुंबई की आपके सामने रखते हैं, जहां कांटा लगा फेम डांसर और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। शेफाली केवल 42 वर्ष की थी। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे भी जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस की टीम ने शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी और घर में काम करने वाले लोगों का बयान भी दर्ज किया है। 4 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। मुंबई पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम डेटा कलेक्ट कर घर से निकली है। वहीं पुलिस की टीम बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रख रही है। परिवार के मुताबिक शेफाली की रात करीब 10:30 बजे अचानक तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। फिल्म अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला की बीती रात मुंबई में मृत्यु हो गई। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है और आज दोपहर 12 बजे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि लगभग 12 बजे तक जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद ही औपचारिक तौर पर यह बात कही जा सकती है कि उनकी मौत के पीछे क्या वजह रही होगी। वहीं अगर परिवार और दोस्तों की माने तो एक लंबे समय से वो हार्ट की बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस वक्त फिलहाल हम उनके निवास स्थान पर मौजूद हैं। ये गोल्डन रेज वही बिल्डिंग है जहां पिछले कुछ सालों से वो अपने पति के साथ रह रही थी। यहाँ के वॉचमैन और बाकी लोगों ने बताया कि बीती रात लगभग 10 बजे के आसपास उनका परिवार उन्हें लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद देर रात कई लोग यहाँ पर पहुंचे और वहीं मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक यूनिट भी यहाँ कल रात से ही मौजूद है।